आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। प्रत्येक एक्टिन मतलब कि जो थिन फिलामेंट होता है वह 2F एक्टिन्स मतलब कि 2 फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि एक दूसरे में यहाँ पर हेलिकल फॉर्म में गुथे हुए होते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं हेलिकल फॉर्म में, ये होते हैं यहाँ पर एक्टिन्स। इन्हें हम कहते हैं फिलामेंटस एक्टिन्स। तो 2 फिलामेंटस एक्टिन्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपस में हेलिकली मतलब कि हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर देखते हैं कि जो एफ एक्टिन होता है, मतलब ये जो फिलामेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं फिलामेंटस एक्टिन की, यह जो है ये मोनोमेरिक जी एक्टिन से मिलकर बना होता है। मतलब कि जी एक्टिन मतलब कि ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो ये ग्लोबुलर एक्टिन से मिलकर बने होते हैं, ये उसके पॉलीमर होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर के हमें यहाँ मोती जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सब हैं ग्लोबुलर एक्टिन, जो कि मोनोमियर्स हैं। और ऐसे बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन मिलकर एक पूरे एफ एक्टिन फिलामेंट का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। इन एफ एक्टिन के अलावा यहाँ पर एक अदर प्रोटीन भी पाया जाता है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। तो वो जो ट्रोपोमायोसिन होता है, उस ट्रोपोमायोसिन के जो 2 फिलामेंट्स हैं, वो दोनों फिलामेंट्स भी इस एफ एक्टिन के साथ पूरी लंबाई में इसके साथ में चलते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये जो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला जो एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, ये होते हैं यहाँ पर ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन। तो इसके भी यहाँ पर 2 फिलामेंट, स्ट्रोपोमाइसिन के भी 2 फिलामेंट यहाँ पर हेलिकल फॉर्म में इस एफ एक्टिन के साथ इसकी पूरी लंबाई में इसके पास में चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ट्रोपोमाइसिन है, इस ट्रोपोमाइसिन के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल में एक प्रोटीन और हमें दिखाई दे रहा है। ये ट्रोपोमाइसिन आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर ये वाला और एक और ये वाला, ये 3 प्रोटीन हमें जो दिखाई दे रहे हैं, ये एक रेगुलर इंटरवल में ट्रोपोमाइसिन के ऊपर यहाँ पर अरेंज होते हैं। इन्हें कहा जाता है ट्रोपोनिन। ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। रेस्टिंग स्टेज में ये जो ट्रोपोनिन होते हैं, इसकी जो सब यूनिट होती है वह एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन के लिए एक्टिव बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखती है। अब हम बात करते हैं मायोसिन फिलामेंट की। जो प्रत्येक मायोसिन फिलामेंट मतलब कि जिसे थिक फिलामेंट कहा जाता है, वो भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है। इसमें मेरोमायोसिन नाम के मोनोमेरिक प्रोटीन्स मिलते हैं और वह मिलकर इस थिक फिलामेंट का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ नीचे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा जो एक डायग्राम है, ये है मायोसिन का मोनोमियर। इसे कहा जाता है मेरोमायोसिन। ये पूरा एक मेरोमायोसिन है और ऐसे बहुत सारे मेरोमायोसिन्स आपस में मिलकर थिक फिलामेंट मतलब कि मायोसिन के फिलामेंट का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, अब हम इस मेरोमायोसिन की बात करते हैं। प्रत्येक मेरोमायोसिन जो होता है, उसके 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक शॉर्ट आर्म के साथ यहाँ पर ग्लोबुलर हेड होता है ना। ये तो हेड हो गए और ये इसकी शॉर्ट आर्म हो गई। तो एक हिस्सा तो ये हो गया शॉर्ट आर्म के साथ ग्लोबुलर हेड, और दूसरा पार्ट होता है इसकी टेल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरोमायोसिन के अंदर 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट आर्म के साथ ग्लोबुलर हेड और एक उसकी टेल। तो जो शॉर्ट आर्म के साथ ग्लोबुलर हेड होता है, उसे हेवी मेरोमायोसिन मतलब कि HMM कहा जाता है, जबकि जो टेल वाला रीजन है उसे लाइट मेरोमायोसिन मतलब कि LMM कहा जाता है।
हम बात करते हैं HMM कंपोनेंट की। तो जो HMM कंपोनेंट है मतलब कि हेड और शॉर्ट आर्म, मतलब इस वाले कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो HMM कंपोनेंट है, हेड और शॉर्ट आर्म जो है, हेड और शॉर्ट आर्म एक पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट की सरफेस से एक दूसरे से एक निश्चित दूरी और एंगल पर बाहर की ओर निकले हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा जिसको हमने सर्किल कर रखा है, यह ऊपर की ओर उठा हुआ एक फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डिस्टेंस में और एक एंगल में ये ऊपर की ओर हमें निकला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब यह जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा हिस्सा है, इसे क्रॉस आर्म के नाम से जाना जाता है। ये जो क्रॉस आर्म यहाँ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये वाला हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को क्रॉस आर्म कहते हैं। अभी जो ग्लोबुलर हेड होता है वह एक एक्टिव एटीपीज एंजाइम है। मीन्स ये वाला जो पूरा रीजन है, ये क्या होता है, एक एक्टिव एटीपीज एंजाइम है। और यहाँ इसमें एक्टिन और एटीपी के लिए एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होती है। हम आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। ये देखिए, ये वाली जो ऊपर रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, और ये जो नीचे के रीजन्स नीचे के जो रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों रीजन ये होते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन और एटीपी इन दोनों के लिए जो बाइंडिंग साइट्स है वो इस ग्लोबुलर हेड पर पाई जाती हैं। चलिए अब हम हमारे दूसरे टॉपिक पर आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को स्लाइड फिलामेंट थ्योरी के द्वारा बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझाया गया है, जो यह बताती है कि थिक फिलामेंट्स के ऊपर थिन फिलामेंट्स की स्लाइडिंग के द्वारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब कि जब थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट्स स्लाइड होते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का यहाँ पर कहना है। देखिए, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी शुरुआत एक सिग्नल के द्वारा होती है, और यह सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन के द्वारा यहाँ पर भेजता है। अब जो मोटर न्यूरॉन है वह मसल्स के साथ कनेक्टेड होता है और एक मोटर यूनिट का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। मसल फाइबर्स के सार्कोलेमा और मोटर न्यूरॉन के बीच का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहलाता है। न्यूरल सिग्नल इस जंक्शन पर पहुंचकर न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि एसिटिल कोलिन को रिलीज करते हैं, जो कि सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। यह मसल फाइबर के थ्रू फैलता है और सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की रिलीज या उसकी रिलीजिंग का कारण बनता है। कैल्शियम आयन के लेवल में बढ़ोतरी एक्टिन फिलामेंट्स पर ट्रोपोनिन के सब यूनिट के साथ कैल्शियम की बाइंडिंग को यहाँ पर बढ़ावा देती है। इस तरह मायोसिन के लिए एक्टिव साइट का जो मास्क होता है वो रिमूव हो जाता है। अब यह एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी का यूज़ करके मायोसिन का जो हेड है वह एक्टिन फिलामेंट पर जो एक्सपोज्ड हुई है एक्टिव साइड, उसके साथ बाइंड हो जाता है और वहाँ पर एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। देखिए, यहाँ पर ये है आपका एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, और यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है ये नीचे वाला जो है ये नीचे वाला मायोसिन हेड होता है, और ये है यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स। तो इस एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव साइड है उस पर इस मायोसिन का जो हेड होता है वह इसके साथ अटैच हो जाता है
और वहाँ पर एक क्रॉस ब्रिज का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। इनके आपस में जो बना हुआ ये ब्रिज है, ये क्रॉस ब्रिज कहलाता है। अब यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, मतलब जो अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स है जो कि इससे जुड़ चुके हैं, वह ए बैंड के सेंटर की ओर खींचे जाते हैं। मतलब कि ए बैंड के केंद्र की ओर इनको खींचा जाता है। इससे क्या होता है कि इस एक्टिन के साथ जो जेड लाइन जुड़ी होती है, जो जेड लाइन इसके साथ अटैच है एक्टिन के साथ, वह भी अंदर की ओर खींची जाती है। और इस तरीके से जब यह जेड लाइन अंदर की ओर खींची जाती है तो यहाँ पर सार्कोमियर की शॉर्टनिंग हो जाती है। मतलब ये सार्कोमियर छोटा हो जाता है, मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर वाली जो कंडीशन है ये रिलैक्स कंडीशन है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, ठीक है। अभी नॉर्मल कंडीशंस हैं यहाँ पर, ठीक। और ये वाले जो हैं एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये जो बीच में दिखाई दे रहे हैं हमको, ये सब यहाँ पर थिक फिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा भी रिलैक्स कंडीशन, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्टिंग कंडीशंस आती है, जब इसमें खिंचाव होता है, तो एक्चुअल क्या होता है कि जब एक्टिन फिलामेंट्स को अंदर की ओर खींचा जाता है, मतलब ये वाले जो फिलामेंट्स है, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है, इसको अंदर की ओर जब खींचा जाएगा, तो ये जब अंदर की ओर खींचे चले जाते हैं तो ये जो जेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों तरफ की जेड लाइन भी ये वाली जेड लाइन और ये वाली जेड लाइन, ये दोनों भी किस तरफ आएगी, अंदर की ओर खींची हुई आती है। और जब ये दोनों अंदर की ओर खींची हुई आएगी तो ये वाला जो पोर्शन है जिसे हम सार्कोमियर का पार्ट कहते हैं, ये जो सार्कोमियर है ये छोटा होता चला जाता है क्योंकि जेड लाइन अंदर की ओर खींची हुई आती है। इसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि मसल्स का सिकुड़ना। अब देखिए मसल्स की जब शॉर्टनिंग होती है, मतलब जब मसल्स छोटी होती हैं, मतलब कि उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो आई बैंड होते हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं, मतलब कि वो कम होते जाते हैं, जबकि ए बैंड अपनी लंबाई को वैसा का वैसा ही बनाए रखते हैं। अब मायोसिन जो है वह एडीपी और पी1 को रिलीज करके वापस से रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाता है। एक नया एटीपी बाइंड होता है और क्रॉस ब्रिज जो होता है वह टूट जाता है। हम यहाँ देखेंगे इस वाले चित्र में, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एक नया एटीपी बाइंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से इनके बीच में, इसके और इसके बीच में जो क्रॉस ब्रिज बना था वो यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। क्रॉस ब्रिज की यहाँ पर ब्रेकिंग हो जाती है। मायोसिन हेड द्वारा एटीपी फिर से हाइड्रोलाइज्ड किए जाते हैं और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, मतलब कि इसके बनने और टूटने का जो साइकिल है, जो चक्र है, वह बार बार यहाँ दोहराया जाता है। यह प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में वापस भेज दिए जाते हैं। जब तक वह जाते रहते हैं तब तक यह प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होता है उस पर मास्किंग हो जाती है और इस कारण जो जेड लाइंस होती हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी चली जाती है, मतलब कि वो रिलैक्सेशन स्टेज में यहाँ पर पहुँच जाती है। देखिए, जो डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं, उन डिफरेंट टाइप्स की मसल्स में पाए जाने वाले जो फाइबर्स हैं, उनमें रिएक्शन का टाइम जो है वो भिन्न भिन्न भी हो सकता है। मसल्स के बार बार एक्टिवेशन के कारण उसमें पाए जाने वाला जो ग्लाइकोजन है उसका एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है और मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब कि उसका जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से थकान महसूस हो सकती है। मसल्स के अंदर एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट भी पाया जाता है जिसे कि मायोग्लोबिन कहा जाता है। यह मायोग्लोबिन कुछ मसल्स के अंदर अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वह हमें रेडिश दिखाई देती हैं और इन मसल्स को हम रेड फाइबर्स के नाम से जानते हैं। इन मसल्स के अंदर बहुत अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं जो कि
इसके अंदर स्टोर की गई जो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन है उसका यूज़ करके एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। यह मसल एरोबिक मसल्स भी कही जाती है। दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ मसल्स ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी में मायोग्लोबिन होता है, इस वजह से वह हमें पेल कलर या फिर वाइटिश हमें दिखाई देती है और इन्हें हम वाइट फाइबर के नाम से जानते हैं। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम संख्या में होते हैं, बट इनके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है और यह मसल्स एनर्जी के लिए एनएरोबिक प्रोसेस पर डिपेंडेंट होती है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।